बच्चों, अब हम प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति यानी कि जनता के द्वारा जहाँ पर शासक को चुना जाता है। तो प्राचीन भारत में ये पद्धति कैसी थी और संवैधानिक व्यवस्था कैसी थी, आइए पढ़ते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में समृद्ध गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्था, मतलब 2500 वर्ष पहले ही मिलती है। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। ये हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बौद्धकालीन गणराज्यों के विधान और शासन पद्धति गणराज्य का राजा यानी कि प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता था। अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दजीवी संघ का प्रयोग किया गया। राजा शब्दोजीवी संघ का प्रयोग अर्थशास्त्र के लिच्छवी गणराज्य में किया गया, अर्थात वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति राजा गणराज्य से क्या मतलब, प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का राजा समझता था खुद को। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा समझता था लिच्छवी गणराज्य में। उसमें उपराजा, भंडारिक और सेनापति राजा की सहायता करते थे। ये मंत्री लोग थे, ठीक है। सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। सभा या संस्था प्रमुख कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। इसमें सभा का क्या काम था, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता था। विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय किया जाता था। जिस स्थान पर सभा की जाती थी उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे संथागार। जिस स्थान पर सभा होती थी विचार विमर्श करने के लिए, जिस स्थान पर सभा होती थी उसे संथागार कहते थे। संथागार में सदस्य एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था आसन पन्नात्मक नाम का अधिकारी करता था। संस्थागार है, जो संस्था है, सभा है, उसमें सदस्यों कैसे बैठना है, ये बैठने की व्यवस्था करने का काम किसका था, आसन पन्नात्मक नामक एक अधिकारी रखा जाता था। आसन पन्नात्मक वो बैठाने का ही काम करता था। संस्था के अधिवेशन के लिए एक निश्चित संख्या गणपूर्ति आवश्यक थी। मतलब संस्था का अधिवेशन तभी रखा जाएगा जब 1/10 गणपूर्ति होगी। संस्था में सदस्यों द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाते थे और उसके लिए प्रस्तोता द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस प्रस्ताव को 3 बार दोहराया जाता था। ठीक है, 3 बार दोहराया जाता था। प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उसे 3 बार दोहराया जाता था ताकि सभी उपस्थित सदस्य उसे सुन सके। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सदस्यों से पूछा जाता था कि भाई ये प्रस्ताव आप पारित करें। अगर आप लोग बताएंगे, उनसे पूछा जाता था कि सही है या गलत है। तो प्रस्ताव पारित तभी होता था जब पहले पूछा जाता था। जो सदस्य मौन रहते थे उनकी सहमति मान ली जाती थी। अगर कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब प्रस्ताव पारित है। वाद विवाद के बाद सर्वसम्मति न बनने पर मतदान की व्यवस्था भी थी। अगर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है और सर्वसम्मति नहीं है तो फिर वोटिंग करवाई जाती थी। विभिन्न रंगों की शलाकाओं द्वारा जो भी भिन्न भिन्न मतों की सूचक थी मतदान करवाया जाता था। शलाका ग्राहपक नामक एक अधिकारी इन्हें एकत्रित करता था। इसके लिए भी एक अधिकारी था, शलाका ग्राहपक, जो विभिन्न प्रकार की तरीके अपनाता था मतदान करवाने के लिए। इनको इकट्ठा करता था शलाका ग्राहपक अधिकारी। 2 अधिकारी आ गए हैं। ऊपर आपने एक अधिकारी का नाम ऑलरेडी पढ़ा है, आसन पन्नापक, और दूसरा अधिकारी है शलाका ग्राहपक। तो पन्नापक तो बैठाने का काम करता है और ये शलाका वाला वोटिंग के लिए इकट्ठा करता है। यह कार्य गोपनीय और खुले दोनों रूप में होता था। विवादित विषय कतिपय चयनित समितियों को सौंप दिए जाते थे। ठीक है। गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था का विशेष प्रावधान था। गणतंत्र में न्यायिक प्रणाली थी। बुद्ध घोष की अट्टकथा के अनुसार, एक बुद्ध घोष की अट्टकथा लिखी हुई है। बुद्ध घोष व्यक्ति का नाम है यहाँ, और इन्होंने अपनी कथा अट्टकथा में लिखा है। क्या लिखा है अट्टकथा में कि अपराधी की जांच पड़ताल 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी। कितने? 7 जज मिलकर अपराधी की जांच करते थे और उसके बाद ही 7 जज मिलकर उसके बाद ही उसे दंड देते थे। बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि 7 जज मिलकर के अपराधी की जांच करेंगे और उसके बाद ही उसका दंड फिक्स होता था। हमारी वर्तमान संसदीय और संवैधानिक व्यवस्था में महाजनपदकालीन गणतांत्रिक व्यवस्था का स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यानी जनता का शासन था यहाँ पर।
प्राचीन भारत में प्रजातंत्र का यह एक अनुकरणीय उदाहरण था, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक निरंतर नहीं रह सकी। कालांतर में मौर्य शासक चंद्रगुप्त का नाम आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका है और चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण राष्ट्र की एकता को सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसने केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करी, यानी संपूर्ण शक्तियाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पास रख ली थी और संपूर्ण भारतवर्ष को एक राजनीतिक इकाई के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही संगठित किया। इसके बाद आपके आते हैं सामाजिक विशेषताएं, और सामाजिक विशेषताओं में सबसे पहले आती है आपकी सामाजिक विशेषताओं में वर्ण व्यवस्था। सामाजिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, सामाजिक जीवन कैसा था उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। समाज से संबंधित है तो समाज में हम वर्ण व्यवस्था देखेंगे, आश्रम व्यवस्था देखेंगे, संन्यास आश्रम देखेंगे, ठीक है, और संस्कार द्वारा जीवन का किस प्रकार परिष्कार है वो हम पढ़ेंगे। आप ये छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं आश्रम व्यवस्था, संन्यास आश्रम, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। वर्ण और आश्रम पर ही समाज टिका हुआ था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। 10वें मंडल में लिखा हुआ है 4 वर्णों के बारे में। समाज के अंदर 4 वर्ण है, 10वें मंडल में लिखा है ऋग्वेद के कि 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख है और इन्हें परम पुरुष से उत्पन्न माना गया है। ठीक है, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है जिन्हें परम पुरुष से उत्पन्न माना गया है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया है। इसके अनुसार समाज एक व्यक्ति और वर्ण उसके अंग माने गए। वर्णों का मुख्य आधार क्या है? यहाँ पे व्यवसाय। इस काल में व्यक्ति को व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो सकते थे, एक ही परिवार के लोग। ठीक है, इनका व्यवसाय के आधार पे इनका काम, इनके वर्ण फिक्स हुए हैं। समझ में आ रहा है? वर्णों का आधार क्या है? व्यवसाय। तो अगर कोई कर्मकांड का काम कर रहा है तो ब्राह्मण आ जाएगा, अगर कोई लड़ाई झगड़ा ये युद्ध वगैरह कर रहा है तो क्षत्रिय में आ जाएगा, अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य में आ जाएगा। तो व्यवसाय व्यवसाय के आधार पर इनके वर्ण फिक्स थे सामाजिक व्यवस्था में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद व्यवस्था और अधिक विकास हुआ, लेकिन इनका आधार व्यवसाय था, कर्म ही था। इनका आधार क्या था? कर्म। आप जो काम कर रहे हो उसी से आपका वर्ण फिक्स हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है। शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। जिस व्यक्ति को जितना अच्छा ज्ञान होगा वो व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण कहलाता है। इस समय अंतर्वर्णीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। अंतर्वर्णीय यानी एक वर्ण दूसरे वर्ण में विवाह कर सकता था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक कुशलता का विकास करना था। वर्ण परिवर्तन संभव था। ठीक है, वर्ण बदले जा सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आपस में एक दूसरे का वर्ण बदल सकते थे। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इतरा का पुत्र था, इसलिए ऐतरेय कहलाया। और वेद व्यास का भी इसी तरह का उदाहरण देखने को मिलता है। फिर से सुनिए, वर्ण परिवर्तन संभव था, वर्ण बदले जा सकते थे। ब्राह्मण, शूद्र ये आपस में अपना वर्ण बदल सकते थे। उदाहरण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण का एक प्रकार है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण नाम कैसे पड़ा? ऐतरेय ब्राह्मण का कर्ता महिदास है। कौन है? महिदास। किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी थी, उसका नाम था इतरा। तो ये जो महिदास है ये अज्ञात आचार्य की पत्नी इतरा से शादी कर लेता है महिदास, और इनका एक पुत्र पैदा होता है। वो पुत्र इनका शूद्र वर्ण बनता है, इसीलिए वो ऐतरेय कहलाया। और वेद व्यास भी इसी प्रकार का उदाहरण है। तो वर्ण बदले जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। सूत्र काल में वर्ण भेद में जन्मना दृढ़ता आने लगी थी। वर्ण भेद में गौतम बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था विकृत और अधिक कठोर हो गई। आपसी भेदभाव बढ़ गए, इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना की गई है।
वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप से ही धीरे धीरे जाति व्यवस्था बन गई और कर्म आधारित वर्ण धीरे धीरे जन्म पर आधारित जातियां बन गई। कर्म आधारित वर्ण जो है धीरे धीरे जन्म आधारित जातियां बन गई। वर्ण व्यवस्था बिगड़कर जातियां बनी हैं, ध्यान रखें, ठीक है। कर्म आधारित वर्ण धीरे धीरे जन्म आधारित जातियां बन गई, यानी जो जिस जाति में पैदा हुआ है या जिस वर्ण में पैदा हुआ है, जो काम जो चल रहा है वही उसकी जाति बन गई। वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारतीय समाज और अनेक व्यवसायग्रस्त समाजों में विभाजित था हमारा समाज। फिर आता है आपका बहुत ही अच्छा आश्रम, जिसके बारे में आपको जानकारी है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का विकास कब हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद में हुआ है। आश्रम बाद में आए, उत्तर वैदिक काल में। उपनिषदों में अधिकांशतः 3 ही आश्रम थे। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषदों में 3 ही आश्रम थे। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। धर्मसूत्र साहित्य एवं स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी और इससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख मिला है। धर्मसूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथों में, ठीक है, ध्यान रखना, आश्रम व्यवस्था की जानकारी हमें धर्मसूत्र साहित्य स्मृति ग्रंथों में मिलती है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि के रूप में व्यक्त करते हुए उसकी जीवन की गति को 4 आश्रमों में बांटा गया और मनुष्य से अपेक्षा की गई कि जीवन के इन 4 सोपानों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम, 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को प्राप्त करते हुए जीवन के चरम लक्ष्य, यानी जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? 4 आश्रमों को पूरा करने के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। मानव के इतिहास में तो 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांटा गया। मानव के इतिहास में जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का प्रथम प्रयास विश्व में भारतीय संस्कृति की ही देन है। पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है और 4 ही आश्रम है। इनके आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मनुष्य ब्रह्मचार्य आश्रम में धर्म से परिचित होता है, ब्रह्मचार्य के दौरान शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता है। गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर अर्थ और पैसा कमाता है, काम करता है। वानप्रस्थ आश्रम में वह पूरा समय समाज के कार्यों में लगा देता है, सब काम बच्चों को सौंप देता है और पूरा जीवन अपना समाज के कार्यों में लगा देता है। और संन्यास का जब समय आता है तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करने लग जाता है। तो ये संन्यास आश्रम की स्थिति है। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था, जबकि आश्रम व्यवस्था का नैतिक उद्देश्य क्या था? आश्रम व्यवस्था का नैतिक उद्देश्य था भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों को समान रूप से समन्वयीकरण करना। इस व्यवस्था का विकसित रूप हमें सूत्रकाल और महाकाव्य काल में देखने को मिलता है। एक प्रोफेसर है जी.सी. पांडे, इन्होंने क्या कहा है? जी.सी. पांडे ने कहा है कि आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के समान थी। आश्रम एक और व्यक्ति को समाज से जोड़ते थे, दूसरी ओर वे उसके विकास में क्रमबद्ध सोपान बनाते थे। फिर है संस्कार, संस्कार द्वारा जीवन का परिष्कार, संस्कार द्वारा जीवन का परिष्कार। संपूर्ण विश्व में भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्थाओं दृष्टि से अग्रणी रहा है। भारतीय ऋषि मुनियों की मान्यता है कि व्यक्ति जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। इसका क्या मतलब है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, यानी व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। व्यक्ति क्या होता है? जन्म से शूद्र होता है, परंतु संस्कारों से वह द्विज या द्वितीय जन्म या विद्वता प्राप्त करता है। जन्म से शूद्र होता है लेकिन संस्कारों से वो विद्वान बन जाता है। भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें संस्कार कहते हैं। तो हम हमारे जीवन में जो सामाजिक क्रियाएं करते हैं वो हमारे संस्कार हैं। संस्कारों के बारे में वर्णन कहाँ मिला है? तो संस्कारों का विस्तृत विवेचन हमें ग्राह्य सूत्रों, संस्कारों का वर्णन हमें ग्राह्य सूत्रों, धर्म सूत्रों और स्मृतियों में मिलता है। हमारे संस्कारों के बारे में कहाँ लिखा है? ग्राह्य सूत्र में, धर्म सूत्र में और स्मृतियों में मिला है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग बताई गई। अब आप देखिए, वेखानस ग्राह्य सूत्र में 18 सूत्र मिले हैं। वेखानस ग्रह सूत्र में 18 सूत्र मिले हैं।
पाराशर बोधायन और वराह ग्रह सूत्र और मनुस्मृति में 13 मिले हैं। गौतम ग्रह सूत्र में 40 संस्कार मिले हैं। वापस सुनिए, वेखानस में 18 मिले हैं। वेखानस में 18, पाराशर बोधायन वराह ग्रह और मनुस्मृति में आपके 13 मिले हैं ग्रह सूत्र संस्कार, और गौतम ग्रह सूत्र में आपके 40 संस्कार मिले हैं। ठीक है, और 16 संस्कारों को वर्तमान में प्रमुख, यही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने संस्कार है वर्तमान में? तो 16। कितने? 16 संस्कार है। आइए एक एक संस्कार को आप मेरे साथ बोल सकते हैं। सबसे पहला है गर्भाधान। सबसे पहला क्या है? गर्भाधान। सबसे पहला गर्भाधान। दूसरा पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा जातक कर्म। पांचवा नामकरण। छठा निष्क्रमण। सातवां अन्नप्राशन। आठवां चूड़ा कर्म। नौवां कर्णवेद। 10वां विद्यारंभ। 11वां उपनयन। 12वां वेदारंभ। 13वां केशांत और 14वां समावर्तन। 15वां विवाह और 16वां अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि। ठीक है।